हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, बीपीएससी का जो पूछा हुआ है बिहार स्पेशल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, बिहार स्पेशल का वेटेज जो है बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बीपीएससी में 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बिना बिहार स्पेशल के आप चाहते हैं बीपीएससी फाइट करना तो मुश्किल है। इसका वेटेज बिल्कुल साइंस, हिस्ट्री की तरह और करंट अफेयर की तरह है। तो आइए सबसे पहले हम जो विश्लेषण देखेंगे उससे बहुत सारे प्रश्न आपको टकराते हैं और सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिहार स्पेशल पे बात करते हैं। और बिहार स्पेशल में हम देखते हैं 56 से 59 में जो 14-15 सवाल पूछे गए थे, उसके बाद धीरे धीरे आप देखते हैं 67-68 में तो 25 से 28 प्रश्न भी पूछने लगे हैं। तो आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए कितना आसान है। कहता है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य को चुने जाते हैं। तो देखिए, बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीट कितना है, 40 हो जाता है। यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की सीट कितने हो जाता है, 40 हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों की सीट में आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो देखिए आरक्षित सीटें कितना हो जाएगा, ये आरक्षित सीटें हो जाता है मतलब 6 सीट हो जाता है। जिस पे मतलब समझिए कि ये 6 सीटें हैं। और 6 सीटों को याद रख लीजिएगा कि लोकसभा में 40 सीटें होता है, ठीक है, और लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित किया गया। अगर बात कर दिया जाए हम लोग की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो देखिएगा विधानसभा में सीटों की संख्या आपको हो जाएगा, विधानसभा में 243 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 243 हो जाता है। अगर बात कर दी कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा में अगर बात कर दिया जाए बिहार में तो ये 16 हो जाएगा। अगर बात कर दिया कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, तो विधान परिषद की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे विधान परिषद का, तो ये कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 75 हो जाता है। और एक चीज़ और भी देख लिया जाए कि अगर पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कि भाई विधानसभा में अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीटें आरक्षित किए गई हैं, तो देखिएगा एससी के लिए कितना हो जाता है, एससी के लिए देखिएगा यहाँ पे हो जाता है 38 हो जाएगा, ठीक है 38। और एसटी के लिए हो जाता है 2, ठीक है। इतना सीटें इनके लिए आरक्षित किया गया। तो ये हो जाता है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये 40 हो जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश चाहे जिसे चाहे उसे केंद्र में सरकार बना देती है। 40 यहाँ और 80 वहाँ का, समझिए कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। अगर अद्वितीय त्यौहार की बात करें तो हमारे बिहार में छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और यही आंसर होगा, अद्वितीय त्यौहार के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो छठी मैया, छठ मतलब होता है कि छठी मैया का पूजा किया जाता है। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो छठी मैया क्या होती है, सूर्य, ये जो भगवान है उन्हीं की वो बहन है। यानी कि ये देखिएगा, ये सूर्य भगवान की क्या है, सूर्य भगवान की क्या है, ये सूर्य भगवान की ये बहन है, ठीक है। और देखिए हमारे बिहार के लोग जो अद्वितीय त्यौहार के रूप में इसे मनाते हैं, बिहार झारखंड यानी कि जो उत्तरी बिहार में है अधिकतर मनाया जाता है। अब तो देखा जाता है विदेशों में भी इसका समझिए कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ असर देखने को लगेगा आपको। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कहा जाता है कि इसका प्रारंभ जो है, यानी कि एक भक्त थे जिनका नाम है सूर्यपुत्र, जिनका नाम है कर्ण ने ही पानी में मतलब खड़े होकर के अर्घ देते थे। यानी कि कह सकते हैं कि सूर्य भगवान को बहुत ही ज़्यादा खुश रखना चाहते थे और उन्हीं के द्वारा जो मतलब प्रदत्त उनको जो शक्तियाँ हासिल हुई और वहीं से उन्होंने शुरुआत किया। यानी कि वहीं से सूर्य पूजा का शुरुआत माना जाता है। और ये सूर्य पूजा का प्रारंभ जो है वो कर्ण ने यहाँ पे स्टार्ट किए हुए थे। किसने, तो कर्ण ने किए थे। और एक चीज़ कहा जाता है कि सूर्य मतलब भगवान को देखिएगा कि जब छठ पूजा आप लोग देखेंगे तो उसमें अर्घ दिया जाता है सूर्य की तरफ में हो करके, ताकि कम से कम सूर्य और उनकी छठी मैया जो है उनको इस चीज़ का मतलब क्या मिले, मतलब खुशी के लिए किया जाता है। तो हमारे बिहार में क्या क्या है, ये अद्वितीय पर्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा। ये देखिए इसमें है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह क्या किया था, सत्याग्रह किया था। तो इसका आंसर हो जाता है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, 1917 में। और यहीं पे अगर देखा जाए तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जहाँ पे चंपारण के एक किसान नेता होते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, वहीं आमंत्रित करते हैं महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह के लिए मतलब चंपारण चले जाते हैं और इनका यह पहला सत्याग्रह है जो सफल है।
क्या है, यह सफल सत्याग्रह है। और इसी के मतलब समझिए कि पिलर पे जितने भी आंदोलन होते हैं इन्हीं का कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलता है। अगर बात करते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह में इनके सहयोगी कौन थे, तो एक ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं, ब्रीरा अमन मजे। ठीक है, अगर बात की यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनके सहयोगी कितने हैं, मतलब कौन कौन है, तो एक हो जाएगा ब्रिज किशोर प्रसाद हो जाएंगे। देखिए आप ब्रिज किशोर प्रसाद हो जाएंगे, पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं। म से महादेवी देसाई हो जाएंगे, महादेवी देसाई हो जाते हैं। ठीक है, न से नरहरि पारिक हो जाते हैं, नरहरि पारिक हो जाएंगे। मशम मजहरुल हक हो जाएंगे, मजहरुल हक हो जाएंगे। जैसे जेबी कृपलानी हो जाते हैं, जेबी कृपलानी हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है, इतने यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित में रहता ही रहता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में बीपीएससी के कहता है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। देखिए बिहार जो हमारा है, बिहार यहाँ पे देखा जाए, बिहार की अगर बात कर दी जाए तो 3 धर्मों का यहीं पे क्या हुआ था, जो जनक माने जाते हैं वो यहीं पे होंगे। एक तो हो जाते हैं बुद्ध हो जाते हैं, और दूसरा हो जाते हैं जैन हो जाते हैं, और तीसरा ये गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। देखिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ, एक पेन ले लीजिए ठीक रहेगा, इनका जो जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का, कहा जाता है 22 दिसंबर। अगर जन्म की बात कर दिया जाए, जन्म की बात कर दिया है तो देखिएगा जन्म इनका होता है 22 दिसंबर कब, 1666 ईस्वी को। ठीक है, और इनका जन्म होता है पटना साहिब में, यहीं बिहार के पटना साहिब में इनका जन्म होता है, पटना साहिब में इनका जन्म होता है। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए कि इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम देखिएगा, माता का नाम गुजरी बताया जाता है कि माता का नाम गुजरी है। और पिता का नाम अगर बात कर दिया यहाँ पे कि पिता का नाम क्या है, तो देखिएगा ये 9वें सिख गुरु हैं, 9वें सिख गुरु हैं जिनका नाम रहता है तेग बहादुर सिंह। ठीक है, तेग बहादुर नाम रहता है इनका, तेग बहादुर नाम रहता है इनका। ये सिख के 9वें गुरु हैं। कौन सा गुरु है, 9वें गुरु हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखा जाता है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। क्या किया था, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। देखिए ये सब चीज़ें पूछा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके बचपन का नाम जो रहता है, बचपन का नाम देखिएगा, इनके बचपन का नाम गोविंद राय रहता है। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम गोविंद राय रहता है। बचपन का नाम अगर देखा जाए यहाँ पे तो बचपन का नाम इनका रहता है गोविंद राय। ठीक है, गोविंद राय इनका नाम रहता है बचपन का। एक और पे ले लेते, गोविंद राय नाम रहता है इनका, बचपन का नाम रहता है। अगर बात करें हम लोग इनके बारे में तो देखिएगा इनकी जो मृत्यु होती है, यानी कि जब मुग़ल बादशाह की मृत्यु है 1707 में, तो इनका 1 साल के बाद होता है। अब देखिए मृत्यु की अगर बात कर दिया यहाँ पे, तो मृत्यु होता है इनका 7 अक्टूबर 1708 को होता है, 1708 को होता है, 7 अक्टूबर 1708 को होता है। कहाँ पे, तो नांदेड़ में। और नांदेड़ कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे होता है, नांदेड़ में इनका, नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये नांदेड़ आपको कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इतने सारे मतलब रहा, तो ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। अगर बात कर दें कि 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बिहार में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये CR दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास हो जाते हैं, 5वां का। ठीक है, कौन होंगे, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। और ये देखिए कहाँ पे हुआ था, तो ये गया में हुआ था, गया में हुआ था। अगर बात करते हैं यहाँ पे ये गया में कौन सा अधिवेशन था, तो देखिएगा ये 38वां अधिवेशन हो जाता है। कौन सा होता है, 38वां अधिवेशन होता है। उसके पहले अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो 1912 में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में। कौन सा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, तो देखिएगा 27वां अधिवेशन होता है 1912, यहीं बांकीपुर पटना में ही होता है, बांकीपुर पटना में ही होता है यहाँ पे। और इसके जो अध्यक्ष थे ये मुधोलकर होते हैं, मुधोलकर होते हैं, मुधोलकर। ठीक है, पूछा जा सकता है
कि मुधोलकर थे। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 27वां और पटना बांकीपुर में होता है। और दूसरा 1922 का जो गया अधिवेशन होता है ये होता है 80 यानी कि 38वां, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये इसकी अध्यक्षता देखिएगा चित्तरंजन दास करते हैं। कौन? चित्तरंजन दास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से? तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। इनका जन्म की अगर बात कर दी जाए तो ये कहाँ पे होता है? सिताब दियारा में इनका जन्म होता है। सिताब दियारा में, ठीक है, सिताब दियारा में इनका जन्म होता है। और कहा जाता है कि इनके मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया। कब मरणोपरांत दिया गया? 1998 में। कब दिया गया? 1998 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न का उपाधि दिया गया, मतलब दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ये बहुत बड़े नेता थे, लोकतंत्र के बहुत बड़े पक्षधर थे। बात करते हैं हम लोग इन्हीं, मतलब यही जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने ही संपूर्ण यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्या क्या दिया था? तो देखिएगा, ये इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का इन्होंने ही नारा दिया। ठीक है, नारा दिया, ये बहुत ही फेमस है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है, और कहा जाता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रही थी तो उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आज़ाद दस्ता का गठन इन्होंने ही किया था। क्या किया था? तो देखिएगा, आज़ाद दस्ता का इन्होंने क्या किया था? आज़ाद दस्ता का गठन किया था इन्होंने। 1942 में आज़ाद दस्ता का क्या किया था? आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था। और कहा जाता है कि समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने क्या किया? एक नया पेज ले लिया जा। इसमें देखिएगा, इन्होंने समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था? तो देखिए, सामाजिक सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया। सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया? स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया। और देखिएगा, कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि मतलब इनकी जो मृत्यु हो गई वो पटना में ही हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो पटना में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात कर दिया जाए तो पटना में होता है। और ये डायबिटीज़ के मरीज थे। डायबिटीज़ के क्या थे? मरीज थे। ठीक है, डायबिटीज़ के मरीज थे। 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गया था डायबिटीज़ के कारण। और एक चीज़ और देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया था। इसी क्रांति में जन्म लेने वाले हमारे बिहार का महान हस्ती हुए हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए, जैसे में रामविलास पासवान हो गए, जैसे में अगर बात करें तो अभी माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब जो नीतीश कुमार हो गए, उसके बाद सुशील मोदी हो गए। ऐसे इन्हीं की मतलब समझिए कि उपज माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। कहता है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। ये डालमिया नगर की बात कर दिया तो डालमिया नगर कहाँ पे है? तो डालमिया नगर देखिए, ये आपका होता है कहाँ पे? रोहतास में होता है। ये रोहतास जिला में डालमिया नगर है, रोहतास जिला में। अगर रोहतास की बात कर दिए तो देखिए, चूना पत्थर से संबंधित वहाँ पे सीमेंट उद्योग का मतलब किया गया, स्थापना किया गया। रोहतास के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, चावल और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 स्थान आता है। अगर बात कर दें कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 आता है, कौन सा? रोहतास जिला होता है। रोहतास जिला का चूना पत्थर और शिक्षा के क्षेत्र में देखिएगा। और यहाँ रोहतास की बात करें तो शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा है। शेरशाह का मकबरा है। कहाँ पे? शेरशाह का मकबरा आपको यहीं पे मिलेगा। कहाँ पे? सासाराम में। ठीक है, और ये रोहतास में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? रोहतास में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? क्या कहते हैं? देखिए, इससे मैप थोड़ा सा बिहार का अगर मैप है तो आप लोग पढ़ा करिए। बिहार का मैप जो है उसको रूम में लगा लीजिए और सब अच्छा से स्टडी करिए। देखते देखते आपको 1 सप्ताह लगेगा, 10 दिन में एकदम कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ देखेंगे आधे घंटे 10-15 मिनट भी तो बहुत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी मतलब भाग में स्थित है? अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर मानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बिहार का अगर मैप देख लें, बिहार का मैप, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है सबसे पूर्वी क्षेत्र की अगर बात कर दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? इसका सी आंसर होता है। कौन सा? तो कटिहार हो जाता है। क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। और देखिएगा, यहाँ पे 3 जिला है जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से क्या करता है? इसका सीमा
मतलब साझा करता है। और बात करते हैं हम लोग ये पूर्वी हिस्सा की बात हो रही है। अगर हम लोग देखें कि बिहार के उत्तर में कौन सा है, तो बिहार के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको नेपाल से साझा करती है, नेपाल से। अगर बात करते हैं हम लोग बिहार के पश्चिम में कौन सा है, कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और बिहार के झारखंड, अगर दक्षिण की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे झारखंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। और सबसे पूर्वी जो 3 जिला है उसमें सबसे पूर्वी पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी भाग कौन सा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है कटिहार हो जाएगा। ठीक है, कटिहार हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो बिहार में अगर बात कर दिया तो देखिएगा ये कोई नहीं है, सिर्फ अनुपम झील है। कौन सा झील है, अनुपम झील है। अगर बात कर दिए तो यहाँ पे ये अनुपम झील हो जाता है। थोड़ा सा और भी बात कर लें तो देखिएगा कांवर झील की अगर बात कर दिया, यहाँ पे अगर कांवर झील की बात कर दिया है, कांवर झील की, तो कांवर झील कहाँ पे हो जाता है, तो देखिए कांवर झील आपको पड़ेगा बेगूसराय में। अगर कांवर झील की बात कर दे तो कांवर झील कहाँ पे पड़ेगा, तो देखिए कांवर आपको बेगूसराय में पड़ेगा, ये बेगूसराय में पड़ेगा। और कहा जाता है कांवर झील के बारे में कि यह गोखुर झील है। क्या है, कांवर झील के बारे में कहा जाता है यह गोखुर झील है। कौन सा, तो गोखुर झील है। और कांवर झील के बारे में एक और भी कहा जाता है कि यह बिहार की सबसे बड़ी झील है। कांवर के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ी, क्या है, सबसे बड़ी झील है। और बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि रामसर साइट के रूप में इसे स्थापित किया गया। और रामसर साइट यानी कि कांवर झील को, कौन सा रामसर साइट, तो 39वां। ठीक है, 39वां ये रामसर साइट के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। उसके बाद और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बात कर दे तो यहाँ पे देखिएगा कुशेश्वर, अगर झील की बात कर दिया, कुशेश्वर, देखिए कुशेश्वर जो झील है, कुशेश्वर जो है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, कुशेश्वर जो झील है, यहाँ पे कुशेश्वर झील, तो कुशेश्वर झील कहाँ पड़ेगा, कुशेश्वर झील की बात करें तो ये हो जाएगा आपको दरभंगा में। कहाँ हो जाएगा, दरभंगा में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं गोगा बिल की अगर बात कर दी जाए तो गोगा बिल झील कहाँ पड़ेगा, कटिहार में पड़ेगा। गोगा बिल झील कहाँ पे पड़ेगा, ये सब याद कर लीजिए। गोगा बिल जो झील है ये आपको, गोगा बिल झील की कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका कटिहार में। ठीक है, कटिहार में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि ये आंसर होता है ए। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को, किराए के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, 1885 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ये कहानी है 1920-22 के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेवल की बात है। और यहाँ से देखिए धर्म के प्रतीक थे, ये आंसर है इसमें। कहता है सहयोग आंदोलन के दौरान क्या, तो बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे, धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, ये होता है धर्म के प्रतीक। उसके बाद देखिए प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन बिहार का मतलब किसान नेता थे, तो देखिए कौन हो जाएंगे, ये स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और भी देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात कर दे यहाँ पे तो देखिएगा 1936 में उन्हें अखिल भारतीय किसान सभा का क्या किया था, गठन किया था। 1936 में 1936 में स्वामी सहजानंद की, अगर बिहार में किसान आंदोलन की बात हो जाए तो मेंस में भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में इन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अखिल सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का, और ये कहाँ किया था, लखनऊ में किया था, लखनऊ में किया था। और बात करते हैं हम लोग स्वामी विद्यानंद के बारे में, स्वामी विद्यानंद के बारे में, तो देखिएगा स्वामी विद्यानंद जो थे ये दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दरभंगा किसान जो नेता थे उनके प्रमुख नेता थे ये, कौन सा, तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्या 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे, तो थोड़ा सा ये है छपरा हो जाएगा। ठीक है, ये छपरा हो जाता है, छपरा हो जाता है। ठीक है, ए बी, ये इसका आंसर छपरा हो जाएगा। ठीक है, ये छपरा हो जाता है। और बात करें कि अगर राहुल सांस्कृत्यायन की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो देखिएगा इनको महापंडित की उपाधि मिली हुई थी। इनको राहुल सांस्कृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी।
महापंडित की उपाधि, ठीक है, महापंडित की उपाधि। और हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे, और हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। ये क्या थे? तो साहित्यकार थे, साहित्यकार थे। अगर बात कर दी जाए कि राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था, तो राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे हुआ था? देखिए, आजमगढ़ में हुआ था। इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे कहता है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। दरभंगा, डुमराव और हथुआ महाराज जो लोग थे, उन्होंने 1857 के क्रांति में अंग्रेज़ों का मदद किया था, हेल्प किया था। और एक चीज़ और भी है, देखा जाता है कि 1857 की क्रांति में बहुत ऐसे राजा महाराजा थे जिन्होंने तन मन धन तीनों से क्या किया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और यही वजह तो हुआ, कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत के दम पे ही भारत के लोगों को क्या किया? हरा दिया। इस तरीके से ये आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और बिहार का जितना भी प्रश्न है, जितने भी जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है, हम इसको बारी बारी से आपको डिस्कशन करा देते हैं। और थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से आप लोग देखें, इसको थोड़ा सा स्टडी करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से स्टडी करिए, क्योंकि आपके पास कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। और खूब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज से ही आपकी स्कोर बनेगी। अगर ये सेशन हमारा पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।